एक समय था जब ऑस्कर्स लगभग सिर्फ वेस्टर्न फिल्मों और एक्टर्स के लिए ही माने जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा देश जिसकी फिल्मों पर सालों तक पूरी दुनिया हंसती थी, सीधा जाकर ऑस्कर्स के मंच तक पहुंच गया, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड्स समारोह तक। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा हो रहा है जो कई सालों से धीरे धीरे बन रहा था। और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इंडियन मूवीज को अब वो जबरदस्त पहचान मिल रही है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत लंबे समय तक हमारी फिल्मों की एक खास रेपुटेशन थी इंटरनेशनल लेवल पर, और सच कहें तो वो हमेशा अच्छी नहीं थी, ज्यादातर खराब ही थी। भारत के बाहर जब लोग इंडियन फिल्म्स के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में क्या आता था? बहुत लंबी फिल्में, बीच बीच में अचानक गाने शुरू हो जाना, और एक हीरो जो एक साथ 50 लोगों से लड़ रहा है और फिर भी उसे थकान नहीं हो रही। लोग हमारी फिल्मों को एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते थे, लेकिन सीरियस सिनेमा के तौर पर नहीं, ऐसी फिल्मों के तौर पर नहीं जो हॉलीवुड, कोरियन ड्रामास या यूरोपियन आर्ट फिल्म से मुकाबला कर सके। और सच कहूं तो उनकी ये क्रिटिसिज्म पूरी तरह गलत भी नहीं थी। इसलिए नहीं कि हमारी कहानियां खराब थी, हमारी कहानियां तो हमेशा से शानदार रही हैं। अकेले महाभारत में जितने प्लॉट ट्विस्ट्स हैं उतने शायद हॉलीवुड के 10 सीजन्स में भी ना हो। असल समस्या ये थी कि हम अपनी कहानियों को दुनिया के सामने उस तरीके से पेश नहीं कर पा रहे थे जिससे दुनिया उनसे जुड़ सके। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हुआ। सबसे पहले 2001 में आई लगान। क्रिकेट और कोलोनियलिज्म पर बनी इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया। पूरा देश खुशी मना रहा था। और फिर कुछ समय तक खास कुछ नहीं हुआ। हम फिर से उसी पुराने पैटर्न पर लौट गए, वही फॉर्मूला, वही नो लॉजिक फिल्मों का दौर। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, फिर आई स्लम डॉग मिलियनेयर। तकनीकी तौर पर ये एक ब्रिटिश फिल्म थी, लेकिन इसका संगीत AR रहमान का था और इसकी कहानी भारत से जुड़ी हुई थी। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर जीते, और जब AR रहमान उस मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन टैलेंट आखिर सुनाई कैसा देता है। जब बॉलीवुड सेफ खेल रहा था, रीमेक्स बना रहा था और फिल्मों के पार्ट 3, पार्ट 4 निकाल रहा था, तब साउथ में कुछ नया जन्म ले रहा था। तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा, ये इंडस्ट्रीज अपने लोगों के लिए अपने तरीके से काम कर रही थी। और ऐसा करते करते उन्होंने गलती से कुछ ऐसा बना दिया जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी। और इसकी शुरुआत हुई बाहुबली से। साल 2015 आंध्र प्रदेश के राजामंद्री से आने वाले SS राजामौली बैठे और उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी इंडियन एपिक फिल्म बनाएंगे जैसी भारत ने पहले कभी नहीं देखी होगी। उस समय पार्ट 1 का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए था। लोगों को सच में लगा कि ये आदमी पागल हो गया है, और ये सोचना भी गलत नहीं था क्योंकि उस दौर में मुश्किल से कोई फिल्म 200 करोड़ रुपए तक पहुंचती थी। लेकिन फिर बाहुबली रिलीज हुई और उसने इंटरनेट तोड़ दिया। उस समय जब इंटरनेट ब्रेकिंग जैसा फ्रेज भी इतना कॉमन नहीं था। जापान में लोग इसे देख रहे थे, रशिया में लोग इसे देख रहे थे, ऐसे देशों में लोग इसे देख रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद एक भी इंडियन फिल्म नहीं देखी थी। ये फिल्म हॉलीवुड को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। शुरुआत में डबिंग भी कोई बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी। फिर भी जापान, नॉर्थ अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंसेस ने इसे देखा। उन्हें ये पसंद आई। उन्होंने इसे दूसरों के साथ शेयर किया, क्योंकि जब कोई कहानी पूरी ईमानदारी और असली इमोशन के साथ सुनाई जाती है तो उसे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाहुबली 2 ने दुनिया भर में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, और आज भी ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट्स में गिनी जाती है। लेकिन राजामौली अभी खत्म नहीं हुए थे। फिर साल 2022 में राजामौली हमारे लिए लेकर आए RRR। RRR ने दुनिया भर में 1316 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। फिल्म ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीता, जहां उसने टेलर स्विफ्ट और लेडी गागा जैसे नामों को पीछे छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में इंडियन सिनेमा का अध्ययन करने वाली प्रोफेसर संगीता गोपाल ने इस पल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दशकों तक पश्चिमी दुनिया इंडियन सिनेमा के गानों और डांस को ऐसी चीज मानती थी जो उसे एग्जॉटिकली बैड बनाती है, लेकिन नाटू नाटू के बाद वही एनर्जी अचानक एग्जॉटिकली गुड बन गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि RRR भी हॉलीवुड को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। कहानी पूरी तरह लोकल थी। फिर भी जापान, नॉर्थ अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के ऑडियंसेस ने इसे देखा। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बदल गया? स्ट्रीमिंग ने सब कुछ बदल दिया। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney Plus हॉटस्टार, इन प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन फिल्म्स को उन लोगों तक पहुंचा दिया जो शायद कभी थिएटर जाकर इंडियन फिल्म देखने वाले नहीं थे। दुनिया को कभी पता ही नहीं था कि वो क्या मिस कर रही है, क्योंकि किसी ने उन्हें ये जानने का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन स्ट्रीमिंग ने वो मौका दे दिया। दूसरी वजह, डायस्पोरा इफेक्ट। दुनिया भर में करोड़ों भारतीय भारत के बाहर रहते हैं। सालों तक यही लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन सिनेमा को जिंदा रखे हुए थे। विदेशों में जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। लेकिन अब इससे भी बड़ी चीज हो रही है।
उनके नॉन इंडियन दोस्त, उनके क्लासमेट्स अब वो भी इंडियन फिल्म्स देख रहे हैं, क्योंकि उनके किसी इंडियन दोस्त ने उन्हें एक फिल्म दिखाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत लग गई। तीसरी वजह, हमारी कहानियां अलग हैं और दुनिया इस समय कुछ अलग देखना चाहती है। हॉलीवुड लगातार एक जैसी सुपर हीरो फिल्म्स बना रहा है, एक जैसी सीक्वल्स, एक जैसे यूनिवर्सेस। धीरे धीरे लोग उससे थकने लगे हैं। उन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, और इंडियन सिनेमा के पास वो है। हमारी माइथोलॉजी, हमारा इतिहास, हमारी भाषाएं, ये सब मिलकर ऐसी कहानियां बनाते हैं जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। कांतारा इसका शानदार उदाहरण है। ये कोई छोटी रीजनल फिल्म्स नहीं है जो थोड़ी बहुत चर्चा पैदा कर रही हों। ये वास्तविक ग्लोबल बॉक्स ऑफिस फोर्सेस है। और सबसे खास बात, ये सब कुछ ही सालों के अंदर हुआ है। भारत हर साल 1500 से ज्यादा फिल्में बनाता है और दुनिया अभी बस इस विशाल लाइब्रेरी को डिस्कवर करना शुरू कर रही है। और एक बार लोग इसमें घुस जाते हैं तो फिर रुकते नहीं। राजामौली इस समय अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें महेश बाबू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। एक ग्लोबल एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसकी कहानी इंटरनेशनल बैकड्रॉप पर आधारित होगी। खुद राजामौली कह चुके हैं कि वो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसे दुनिया के हर देश में देखा जाए, बिना उस पर फॉर इंडियंस का टैग लगाए। और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो शायद राजामौली ही है। फिर आती है कल्कि 2898 AD। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और साथ ही एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रख दी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये यूनिवर्स इंडियन माइथोलॉजी पर आधारित है। मार्वल की माइथोलॉजी नहीं, हमारी माइथोलॉजी। सालों तक हमें यही बताया गया कि इंस्पिरेशन चाहिए तो पश्चिम की तरफ देखो, हॉलीवुड देखो, हॉलीवुड को कॉपी करो, हॉलीवुड जैसा बनने की कोशिश करो। लेकिन पिछले 10 सालों ने हमें बिल्कुल उल्टा सबक सिखाया है, और वो सबक है और ज्यादा इंडियन बनो, और ज्यादा अपनी पहचान को अपनाओ। राजामौली ने RRR बनाते समय अमेरिकन ऑडियंस के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने उन तेलुगु स्पीकिंग दर्शकों के बारे में सोचा था जो उनकी पिछली फिल्मों को पसंद करते थे, और फिर अमेरिका खुद उनके पास आ गया। यही असली सीख है। तो आखिर इंडियन मूवीज को दुनिया भर में इतनी पहचान क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने इंडियन होने के लिए माफी मांगना बंद कर दिया है। हमने अपनी कहानियों को बदलना बंद कर दिया है ताकि कोई और हमें पसंद करे। हमने अपनी संस्कृति को छिपाना बंद कर दिया है। हमने अपनी पहचान को कम करना बंद कर दिया है, और दुनिया ने भी इसे महसूस किया है। आज इंडियन सिनेमा किसी ग्लोबल टेबल पर जगह मांग नहीं रहा। हम अब किसी से परमिशन नहीं मांग रहे। हम अब ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम भी अच्छे हैं। हम बस अपनी कहानियां सुना रहे हैं, और दुनिया खुद आकर उन्हें सुन रही है। क्योंकि आखिरकार अच्छी कहानी की कोई भाषा नहीं होती। और शायद यही वजह है कि आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा दौर शुरू हो चुका है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और ये तो बस शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपको भी थोड़ा सा गर्व महसूस कराया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।